हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिसोड 5 ऑफ बी अ बैंकर सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं बात करूंगा आपके साथ बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इससे पहले 4 वीडियोस मैंने बनाया है इस सीरीज़ में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, बिकॉज़ क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप के कुछ कॉन्सेप्ट्स छूट रहे होंगे और आपको कुछ ही पता होगा, तो जब क्वेश्चन के फॉलो अप क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो आपको वहाँ परेशानी आएगी। सो दिस बीइंग सेड, बात करते हैं आज के एपिसोड की जिसमें मैं बात करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मतलब कि क्या स्ट्रक्चर है, कितने टाइप ऑफ बैंक्स होते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा सो दैट आपको समझ में आ जाए। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपको दिखेगा। सबसे पहले तो दो अलग चीज़ें हैं, एक है बैंक्स और दूसरा नॉन बैंक्स, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बैंक्स के बारे में। बैंक्स में आप देख सकते हैं कि एक टाइप ऑफ बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स और दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक में? कमर्शियल बैंक का काम होता है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ सॉर्ट ऑफ बिजनेस करना, ठीक है, टू कैरी आउट अ कमर्शियल एक्टिविटी। वाइल एज कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनका मेन काम होता है कि जो उसके मेंबर्स कम ओनर्स होते हैं, पूल ऑफ मनी जो वो लोग खुद इकट्ठा करके एक रखते हैं, तो जिसको भी ज़रूरत है वो लो इंटरेस्ट रेट पे एक हेल्प के तौर पे अपने ही जो उनके मेंबर्स हैं उनको लेंड करें, और इवन एक्सटर्नल मेंबर्स को भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कमर्शियल बैंक की। ठीक है, कमर्शियल में दो है, एक टाइप होते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, दूसरे नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि आरबीआई एक्ट 1934 में एक सेकेंड स्केड्यूल है। जो भी बैंक्स इस सेकेंड स्केड्यूल में प्रेजेंट हैं, जो जिनको उस कैटेगरी में रखा गया है, दोज आर कॉल्ड स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और जिनको नहीं रखा गया है उस सेकेंड स्केड्यूल में, उनको कहते हैं नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक लोकल एरिया बैंक्स हैं। लोकल एरिया बैंक्स को लाया गया था 1996 में। इसका एक मेन कॉन्सेप्ट था कि लोकलाइज्ड कम्युनिटीज़ को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, और ऐसा एनविसेज यानी कि ऐसा ऐसा सोचा गया था कि 2 और 3 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे बैंक्स प्रेजेंट हों। ठीक है, तो सबसे मेन जो बैंक का कैटेगरी है वो है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? पहला आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऐसे बैंक्स जिनमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है 51% और मोर। क्या बता सकते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक? अगर आप नहीं गेस कर पा रहे हैं तो इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और अदर बैंक्स। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ऐसे बैंक्स जो कि बिल्कुल compete करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ हेड टू हेड, और इनकी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट हाउसेस के पास होती है। द एग्जांपल्स बीइंग HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करती हैं, बस फ़र्क होता है ओनरशिप का। थर्ड इज़ फॉरेन बैंक्स। ऐसे बैंक्स जो कि इंडिया में ऑपरेशन तो कर रही हैं, बट इनके जो ओनर हैं वो इंडिया के बाहर के हैं। दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज़। एग्जाम्पल सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, डॉइचे बैंक। ओके, फोर्थ इज़ रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स को के कॉन्सेप्ट को लाया गया था 1976 में, जबकि ऐसा माना जाता था कि जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ और बैंकिंग सर्विसेज तब प्रेजेंट थी वो सिर्फ शहर और शहरी इलाकों में ही प्रेजेंट थी। सो बैंकिंग सर्विसेज को एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री, गांव से लेके कस्बों से लेके हर जगह पहुंचाने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया 1976 में, जिससे कि जो वहाँ का पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी है, जो कि रूरल एरियाज़ में रहती है, उनको फॉर्मल फाइनेंस के एम्बिट में लाया जाए, उन तक इजी और सब्सिडाइज्ड और टाइमली एक्सेस ऑफ क्रेडिट, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, वो उन तक पहुंचाया जाए और उनको बेसिक सुविधाएं दी जाए बैंकिंग की। ठीक है, फिफ्थ आर स्मॉल फाइनेंस बैंक। दीज आर रिलेटिवली फिफ्थ एंड सिक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक, दीज आर रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट्स। इनको रिसेंट पास्ट में लाया गया है।
considering the need of our economy or of the global scenario that we have, so in banks को लाया गया। रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दोनों को ही अपने 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। बट ये एक सिमिलैरिटी हुई। और एक और बात है कि एक मैंडेट है आरबीआई का कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स जो है इनका मेजर प्रेजेंस रूरल एरियाज़ में ही होना चाहिए। बट द डिफरेंस बीइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर मोर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड। जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। बट जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं स्ट्रक्चरली उनको देखा गया है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो बहुत ही कम है। अभी भी बहुत सारे आरआरबीज़ हैं जिनमें कि आपको यूपीआई जैसी जो बेसिक फीचर आजकल माना जाता है वो नहीं मिलेगा, आपको नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे कि प्रोफेशनलिज्म इन बैंकिंग या फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। हमने बात कर लिया बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक में। कोऑपरेटिव बैंक एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द इंग्लिश वर्ड इज़ अ बैंक जिसमें कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं। दे पूल देयर सेविंग्स सो दैट उनमें से ही किसी को अगर ज़रूरत पड़े उन मेंबर्स में से ही तो उनको वो पैसा लेंड कर सके एक बहुत ही लोअर रेट पे, सो दैट द फीलिंग बिहाइंड इट इज़ कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना जो भी मेंबर्स हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक आप देख पा रहे हैं दो टाइप्स के होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। जो डिफ्रेंशिएशन है ये बिल्कुल क्लियर है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्बन एंड सेमी अर्बन रीजन्स, एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आप देख पाएंगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में दो कैटेगराइजेशन है, स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल। दोनों में ही सिंगल स्टेट बैंक और मल्टी स्टेट बैंक को रखा गया है। सिंगल स्टेट मतलब जिनका ऑपरेशन एक सिंगल स्टेट में है, मल्टी स्टेट मतलब जिनका ऑपरेशन एक से ज़्यादा स्टेट में है। आपको इतनी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में भी दो कैटेगराइजेशन है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये टेन्योर ऑफ लेंडिंग के हिसाब से है। शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ लेंडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ लेंडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म में जो बैंक है पहला वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेकंड है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। थर्ड इज़ पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पीएसीएस क्या है, आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल यानी कि गांव में आपको पीएसीएस या पैक्स बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मिलेंगे और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपको स्टेट के कैपिटल में मिल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं SCARDB और PCARDB का, आपको डिटेल में जानने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी कैटेगराइजेशन, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप डेफिनेशन देखें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंस्टीट्यूशंस are entities which are registered under Companies Act 1956 or Companies Act 2013, which have a very specific area of working like lease, purchase, hiring, loans, advances or trading of shares and stocks and etc, ठीक है। while banks, अगर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बैंक्स की डेफिनेशन को देखें तो बैंक्स आर एन इंस्टीट्यूशंस which accepts deposits from public for the purpose of lending or investment, and the deposits being payable on demand or otherwise by means of check, demand draft और सेविंग से निकालने के और जो भी तरीके हैं उससे। तो दिस इज़ इट। नाउ वी कैन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में चार चीज़ें आपको दिखेंगी, चार सब हेड्स। फर्स्ट इज़ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में एड करना। द फर्स्ट वन इज़ नाबार्ड, इट्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का काम है रीफाइनेंस करने का, मतलब कि आरबीआई नाबार्ड को पैसे देती है सब्सिडाइज्ड रेट पे, और नाबार्ड का काम है कि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड इन पैसों को आगे रीफाइनेंस करे सो दैट पीपल गेट बेनिफिटेड और डेवलपमेंट हो रूरल एरियाज़ में। नाबार्ड का एक और काम है दैट
it kind of supervises the operations of regional rural banks. जैसे कि जो भी रूल्स बनते हैं आरआरबीज के लिए और बैंक के लिए, वो आरबीआई के हाथ में है, आरबीआई बनाती है। बट जो डे टू डे ऑपरेशन को मॉनिटर करने का जो काम है, आरबीआई ने नाबार्ड को दिया है फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। सेकंड पे है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम होता है जो एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर्स हैं उसको वेरियस तरीक़ों से एड करना, सो दैट कॉम्पिटिटिव बने हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट। थर्ड इज़ एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। फोर्थ इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी काम होता है रीफाइनेंस करने का और बढ़ावा देने का एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, सो दैट वो और रोबस्ट हो पाए, हमारी इकोनॉमी डेवलप करे और एट लास्ट जॉब्स भी क्रिएट हों और जीडीपी भी बढ़े। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ सिडबी। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस करती हैं, ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराती हैं जो एमएसएमई के ओनर्स या फिर वर्कर्स हैं, सो दैट स्किल्स भी डेवलप होते रहें फाइनेंसिंग के साथ साथ। लास्ट वन इज़ मुद्रा। मुद्रा बैंक को बनाया गया था मुद्रा लोन से रिलेटेड, ये भी एक टाइप ऑफ रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। नाउ एनबीएफआईज़ यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो सेकंड है वो है एनबीएफसीज़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, जिनका प्राइमरी काम बैंकिंग का नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड दूसरा काम होता है, जैसे कि स्टॉक्स परचेज़ या सेल करने का, किसी चीज़ को हायर या रीपरचेज़ करने का, लोन्स देने का, एडवांस देने का, हाउसिंग फाइनेंस में कंपनीज़ हो सकती हैं, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ उनका बिल्कुल स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हो सकता है। सो एनबीएफसीज़ अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो एनबीएफसीज़ आर कंपनीज़ और एंटिटीज़ दैट आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज़ एक्ट 1956 और कंपनीज़ एक्ट 2013 विच हैव ए स्पेशलाइज्ड sort of working in different areas, उनको हम कहते हैं एनबीएफसीज़। फोर्थ है प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स वो एंटिटीज़ हैं जिनको आरबीआई अलाउ करता है प्राइमरी मार्केट को एक्सेस करने के लिए। जो भी वहाँ पे प्राइमरी मार्केट में चीज़ें होती है, प्राइमरी डीलर्स वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट इज़ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जिनका काम होता है बैंक्स और एनबीएफसीज़ या जो भी एजेंसीज़ हैं हमारे देश में जो कि लेंडिंग करते हैं, आरबीआई से रजिस्टर्ड होने के बाद उनसे डेटा कलेक्ट करना और हर एक कस्टमर का एक पोर्टफोलियो बनाना, उसके पास्ट लेंडिंग एक्सपीरियंस और पास्ट रीपेमेंट स्केड्यूल के हिसाब से, और मार्किंग करना। 300 से 900 मार्क्स के बीच का दायरा होता है, 300 बीइंग द लीस्ट, 900 बीइंग द मोस्ट। हम और आप सुनते होंगे आजकल क्रेडिट स्कोर के बारे में। जब भी लोन लेने हम जाते हैं तो सबसे पहला असेसमेंट जो होता है वो क्रेडिट स्कोर का ही होता है। तो इन कंपनीज़ का ही काम है डेटा को कलेक्ट करके बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक स्कोर निर्धारित करना, सो दैट अगली बार जब लेंड करने की ज़रूरत आए तो बैंक्स कस्टमर को असेस कर पाए कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट हिस्ट्री कैसा था। तो इंडिया में 4 कंपनीज़ हैं जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ का काम कर रही हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसयूनियन सिविल, थर्ड इज़ क्रिफ, फोर्थ इज़ the first one is Civil, second is CRIF, third is Experian, and the fourth one I think I am missing the name. If you guys remember it, please let me know in the comment section. तो मैंने आपको बता दिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है उसके बारे में, क्रिस्प मैनर में बैंक्स क्या हैं, एनबीएफआईज़ एनबीएफसीज़ क्या हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, या फिर बैंक्स का क्या कैटेगराइजेशन है, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, अर्बन, रूरल, कोऑपरेटिव बैंक्स, ईटीसी। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड।